हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आज एक बार पुनः हम बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो आइए समझते हैं गोलीय दर्पण को। जैसे मान लीजिए कि कांच का एक खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला जिसे हम गोलीय कोष कह सकते हैं। खोखला मतलब कि बीच में क्या हो, खाली हो और पारदर्शक हो। पारदर्शक का मतलब होता है कि आर पार उसको दिखाई देना चाहिए। जैसे प्रकाश किरण को हम भेजें तो उसमें से टकरा के बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं पारदर्शक। तो एक कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले के किसी एक पृष्ठ से हम इसको काट देते हैं। कांच के खोखले गोले से कांच के खोखले गोले का करेंगे, एक पृष्ठ से हम इसको काट देंगे। तो काटेंगे तो कुछ इस तरह का हिस्सा मिलेगा और ये जो पृष्ठ है, इस कांच का जो खोखला गोला है, इस खोखले गोले का कटा हुआ पृष्ठ है। अब इस कांच के खोखले के कटे हुए पृष्ठ के किसी एक ओर पॉलिश कर देना है। और पॉलिश में होता क्या है, उसको कलई करना बोलते हैं। जब इसके एक ओर पॉलिश करेंगे, किसी भी एक ओर, आप चाहे तो अंदर वाले जो दबा हुआ हिस्सा है इसमें से भी पॉलिश कर सकते हैं, या जो बाहर ये उठा हुआ हिस्सा है यहाँ से भी पॉलिश कर सकते हैं। तो किसी भी एक हिस्से में क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। और जब किसी एक हिस्से में पॉलिश करेंगे तो वो जो प्राप्त होगा उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण, क्योंकि उस एक तल से प्रकाश का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जिधर से पॉलिश करेंगे उधर से तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिधर खाली रहेगा, जिधर हम पॉलिश नहीं किए रहेंगे, उधर से प्रकाश का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो हमने कांच का खोखला गोला लिया और कांच के खोखले गोले के किसी एक हिस्से को हमने काट दिया, और काटने के बाद ये वाला जो आपका हिस्सा मिला है, इस जो हिस्सा मिला है, इसके एक हिस्से में हमको क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हिस्सा इस तरह का मिला होता है। इसका एक हिस्सा जो है दबा हुआ होता है और एक हिस्सा उठा हुआ। मतलब कि जो टुकड़ा मिला, उस टुकड़े का एक तरफ का भाग दबा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, और एक तरफ का भाग उठा हुआ होता है। तो पॉलिश आपको किसी एक ही हिस्से में करना है। आप चाहे तो दबे हुए हिस्से में पॉलिश कर सकते हैं या उठे हुए हिस्से में पॉलिश कर सकते हैं। किसी भी एक हिस्से में पॉलिश कर देंगे तो गोलीय दर्पण तैयार हो जाएगा। तो इसका परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर या तो दबा हुआ नहीं तो उठा हुआ किसी एक भाग पर हम पॉलिश कर दें, चाहे कलई कर दें, तो जो हमें व्यवस्था प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब चूंकि इसमें दो भाग है, तो दोनों भाग में से किसी एक भाग पर आप पॉलिश कर सकते हैं। तो पॉलिश करने का तरीका तो हमारे पास दो हो गया ना। अब चाहे तो हम बाहर से भी पॉलिश कर सकते हैं, चाहे तो अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं। तो जब किसी हम एक भाग पर पॉलिश करेंगे तो गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका जो दबा हुआ हिस्सा होता है, दबा हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं अवतल भाग। जो दबा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अवतल भाग, और जो ये उठा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तल भाग। इस चीज को हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था, लेकिन एक बार हम पुनः समझा दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि आज जो हम इस वीडियो में जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो डेफिनेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के पूछे भी जाते हैं, इसका चित्र भी पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से।
तो आज का जो डेफिनेशंस है उस डेफिनेशंस में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसको हम पुनः बता दे रहे हैं। कांच का ये खोखला कटा हुआ हिस्सा है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। इस भाग में एक भाग धंसा हुआ है, एक भाग उठा हुआ है। तो जो उठा हुआ भाग है उसको हम बोलते हैं उत्तल भाग, और जो धंसा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं अवतल भाग। और हमको किसी एक भाग पर पॉलिश करके क्या बना देना है, गोलीय दर्पण बना देना है। तो जब किसी एक भाग पर पॉलिश करेंगे तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उठे हुए भाग पर पॉलिश कीजिए, नहीं तो दबे हुए भाग पर पॉलिश कीजिए। तो हम एक एक भाग पर पॉलिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसके बाहरी भाग, मतलब कि इस उठे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दिया। हमने क्या किया कि इसके उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया, कलई कर दिया। तो अब प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए हिस्से से होगा। मतलब कि प्रकाश को अगर आप इसमें भेजेंगे तो यहां से टकरा के निकलेगा। देखिए हमने क्या किया कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये दर्पण इस प्रकार हमने बनाया कि पॉलिश हम कहां से कर दिए, बाहर से कर दिए। मतलब कि वह गोलीय दर्पण जिसमें पॉलिश बाहरी हिस्से पर किया गया हो, बाहरी भाग पर किया गया हो, और प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से, आंतरिक भाग से होता हो, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चूंकि गोलीय दर्पण में जो कांच का खोखला गोला होता है, कटा हुआ हिस्सा होता है, उसमें किसी एक तरफ पॉलिश करना होता है। तो पॉलिश चूंकि दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप बाहर पॉलिश कीजिए, नहीं तो उसके अंदर वाले हिस्से में पॉलिश कीजिए। तो चूंकि बाहर या अंदर हम दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं, इसलिए जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो ये हम अवतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि यदि हमारा गोलीय दर्पण इस प्रकार बना हो कि जो पॉलिश है वो बाहरी हिस्से पर किया गया हो और प्रकाश का परावर्तन उसके आंतरिक हिस्से से होता हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलिश हो वह उसके आंतरिक भाग में हो, क्योंकि पॉलिश के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर पॉलिश कीजिए, नहीं तो अंदर पॉलिश कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कांच का खोखला कटा हुआ गोला है उसके आप आंतरिक हिस्से में, मतलब कि अवतल भाग में पॉलिश कर दिए, तब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, तब प्रकाश का परावर्तन इसके उठे हुए भाग से होगा। देख लीजिए इस तरह से दो दर्पण आपके पास है। एक में एक वह गोलीय दर्पण है जिसमें पॉलिश बाहर से किया गया है और प्रकाश का परावर्तन उसके आंतरिक हिस्से, मतलब कि दबे हुए हिस्से से हो रहा है। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक हिस्से में, माने दबे हुए हिस्से में, उसके भीतरी हिस्से में पॉलिश हो और प्रकाश का परावर्तन उसके बाहरी हिस्से से, मतलब कि उठे हुए भाग से अर्थात उत्तल भाग से हो, तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इस दो तरह के दर्पण को हमने पिछली वीडियो में बताया था और एक बार पुनः हमने बता दिया। और अब हम बात करते हैं इसके जितने भाग होते हैं, जितने हिस्से होते हैं, किस गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पॉइंट कहाँ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है, तो इसको समझते हैं। हमारा टॉपिक है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ध्रुव को बोलते हैं पोल। अब ये देखिए जो ध्रुव होता है ये दर्पण में कहाँ होता है, इसको समझ लेना है कि जो ध्रुव होता है वो दर्पण में कहाँ होता है। तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल का मतलब कि दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम परावर्तक तल कहते हैं। तो इस अवतल दर्पण में जो दबा हुआ हिस्सा है वो परावर्तक तल है, और इस उत्तल दर्पण में
जो उठा हुआ हिस्सा है वो परावर्तक तल है। तो किसी भी गोलीय दर्पण में परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, बीच में का बिंदु, देखिए ये परावर्तक तल हो गया, और इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु जो ठीक कहाँ हो, बीच में हो, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं कि वो दर्पण का ध्रुव है, और इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, लेकिन जो उसका परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, तो उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। जैसे इसका परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक उसी प्रकार ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो डेफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल है, और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है, और इसका मध्य बिंदु P है, इसको हम ध्रुव कहेंगे। और ये भी गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु P है, इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो टॉपिक है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो कोई भी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, चूँकि जो गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसा कि हम चित्र बना के समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक गोलीय दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। अब ये जो गोलीय दर्पण है, जो गोलीय ये जो पृष्ठ है, ये किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो मान लेते हैं कि वो यही खोखला गोला है जिसका एक कटा हुआ भाग है गोलीय दर्पण हो गया, और ये वो गोला है जिसका एक कटा हुआ क्या है, भाग है। तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं C से। तो ध्यान से समझना है कि ये गोलीय दर्पण हो गया, और ये गोलीय दर्पण इसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगर ये उत्तल दर्पण होता, तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता। अब ये उत्तल दर्पण का केंद्र कहाँ होगा, तो उत्तल दर्पण ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, ये उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, केंद्र को ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको दिखाते हैं किससे, C से। तो आप दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक समझिए। एक अवतल दर्पण के लिए है और एक उत्तल दर्पण के लिए है, कि ये जो अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इस खोखले गोले के केंद्र को, एक गोला हो गया, और इसी गोला का जो केंद्र है, इसी केंद्र को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस खोखले गोले से जितने भी कटे हुए हिस्से जाके अलग अलग दर्पण बनेंगे, तो उन सभी दर्पणों का जो वक्रता केंद्र होगा वो यही होगा। और इस खोखले गोले से आप जितना भी दर्पण काट लीजिए, गोलीय दर्पण, वो सारा का सारा केंद्र यही होगा। मतलब कि कुल मिला के सीधे सीधे कह दें कि जो गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है,
उसी गोलीय कोश के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख दिया गया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। हमने लिख दिया यहाँ पर, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। और इसी में एक और हम यहाँ पर डेफिनेशन जोड़ देंगे वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और समझ लीजिए कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ये तो आपका हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं, जिसको P से दिखाते हैं। ये अवतल दर्पण में हो गया, ये उत्तल दर्पण में यहाँ पर P हो जाएगा। इसके पहले हमने ध्रुव का डेफिनेशन बताया, तो हमने बताया कि इस दर्पण का जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को, या ऐसे कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और अब यहाँ ध्यान से समझना है कि इस वक्रता केंद्र और ध्रुव, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इसका डेफिनेशन लिखा जाता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो डेफिनेशन काफी आसान है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम किसे दिखाते हैं? कैपिटल R से। तो इस दूरी को दिखाया जाता है कैपिटल R से। इस दूरी को हम दिखाते हैं किससे? कैपिटल R से। एक बार पुनः परिभाषा समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इसे C से हमने दिखा दिया, एक अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको दिखाते हैं हम कैपिटल R से। तो ये रहा वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, दर्पण का जो गोलीय दर्पण है इसका मुख्य अक्ष कहाँ होता है? तो हमने अभी बताया कि दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है और दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव और गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए एक चित्र के माध्यम से, अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण का इधर ध्रुव हो जाएगा और इधर हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ठीक इसी प्रकार अगर एक हम उत्तल दर्पण लेते हैं तो इस उत्तल दर्पण का भी एक हो जाएगा ध्रुव, इधर हो जाएगा वक्रता केंद्र C। अब ध्यान से समझना है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। एक बार पुनः समझिए कि किसी गोलीय दर्पण के, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से
होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम बोलते हैं कि उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है। डेफिनेशन यहाँ देखिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को इसका मुख्य अक्ष कहते हैं। यही हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, और ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की, प्रिंसिपल फोकस। तो आइए समझते हैं कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो ये एक आपका गोलीय दर्पण है और पहले इस पर समझते हैं कि ये मुख्य फोकस होता कहाँ पर है। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय दर्पण और ये इसका मुख्य अक्ष। तो किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, माने मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई इस पे किरण आके पड़ रहा है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अब आएगा, टकराएगा तो परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगा तो यहाँ से जा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। तो इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर जाता है या जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु से होकर जाता है, उसी बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस और उसको कैपिटल F से दिखाते हैं। तो चित्र समझिए ध्यान से कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, और ध्यान दीजिएगा ये हम अवतल दर्पण लिए हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रहा है, देखिए मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर जा रहा है और इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने दो डेफिनेशन लिखा है, एक उत्तल दर्पण के लिए लिखा है और एक अवतल के लिए लिखा है। तो आप अवतल को समझिए पहले कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अवतल दर्पण के, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और इसी के समांतर एक प्रकाश किरण भेज रहे हैं जो परावर्तन के पश्चात इस मुख्य फोकस को एक बिंदु से मिलती हुई आगे की तरफ निकल जाती है। तो इसी बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। डेफिनेशन समझिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन हो गया, अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी बिंदु को हम बोलेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस है। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण के लिए। अब ठीक इसी प्रकार उत्तल की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। और उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि यहाँ पर जब प्रकाश किरण आपतित होता है तो ये ऐसे निकल जाता है, परावर्तन तो होगा। तो जब परावर्तन होगा तो ये जो परावर्तित किरण है, अब ये तो इसको कहीं पर काट नहीं रहा है, मुख्य अक्ष को नहीं काट रहा है, लेकिन इधर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको ऐसा महसूस होगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं गया है, बल्कि इसको महसूस होगा कि यहाँ से जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं जा रहा है बल्कि F से आ रहा है। जैसे यहाँ पर वो खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरण F से आ रहा है, जबकि वास्तव में ये F से नहीं जा रहा है। आप इसको समझ रहे हैं कि प्रकाश किरण इधर से गया है और यहाँ पर टकरा के निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा इसको ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है। तो जिस किरण से वो प्रकाश किरण आता हुआ प्रतीत होता है, माने जिस बिंदु से वो प्रकाश किरण आता हुआ प्रतीत होता है, इसी बिंदु को हम बोलते हैं कि ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। और परिभाषा हमने लिखा है कि उत्तल दर्पण के
उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, उत्तल दर्पण हो गया, इसमें मुख्य अक्ष हो गया और इसी के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन हो गया, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रहा है। तो जिस बिंदु से ये आता हुआ प्रतीत होता है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, और इसको भी हम कैपिटल F से दिखाते हैं। और जब मुख्य फोकस हो ही गया तो यहीं पर एक हम डेफिनेशन बताना चाहेंगे फोकस दूरी का। यहाँ पर एक हम डेफिनेशन बताना चाहेंगे फोकस दूरी का, और डेफिनेशन दोनों दर्पण के लिए इक्वल होगा, दोनों दर्पण के लिए एक ही होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अब ध्यान से समझिएगा कि ये हो गया मुख्य फोकस और ये ध्रुव हमको पहले से पता है, यहाँ भी हो गया मुख्य फोकस और ध्रुव हमको पहले से पता है। तो इस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। पुनः समझिए, ध्रुव, ध्रुव मतलब P, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। मतलब ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल f से। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल f से। मतलब ये जो दूरी है आप स्मॉल f से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये रहा मुख्य फोकस और फोकस दूरी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के अभिलंब के बारे में। तो गोलीय दर्पण का अभिलंब देखिए कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, यही गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, इधर कहीं हो गया इसका वक्रता केंद्र C। ध्यान समझिएगा, किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और इस गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु से यदि हम इसको मिला दें, चाहे ऐसे मिला दीजिए, चाहे ऐसे मिला दीजिए, चाहे ऐसे मिला दीजिए, तो गोलीय दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर इसके हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो ये जो रेखा होता है, ये जो रेखाखंड प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो गोलीय दर्पण के केंद्र से गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन होता है इस तरह से, तो बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, बीच में एक अभिलंब होता है, ये वही अभिलंब है। तो किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से उस गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर हम मिला देते हैं ऐसे, तो ही क्या कहला जाता है, अभिलंब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपका उत्तल दर्पण है तो इस उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो गया, इधर कहीं ध्रुव हो गया, इधर कहीं C हो गया। अब इस C से इस गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिला देंगे तो ये जो रेखा होगा इसको बोलते हैं अभिलंब। और अब इसी के साथ साथ इसमें एक और जो लास्ट इसका डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, फोकस तल। फोकस तल का, तो फोकस तल और समझ लेते हैं कि फोकस तल किसे कहते हैं। फोकल होता है FOCAL, फोकल प्लेन। देखिए फोकस तल किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका गोलीय दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया,
तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान समझिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, इधर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका मुख्य फोकस होगा, इधर कहीं वक्रता केंद्र सी होगा, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और इस मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है, वो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हैं, इसका मुख्य फोकस इधर होगा, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से जो होकर जाने वाला तल होता है, इस तल को हम बोलते हैं फोकस तल, और इसको दिखाते हैं F1 F2, F1 F2। तो परिभाषा याद रखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है, गुजरने वाला तल होता है, उसी तल को बोलते हैं फोकस तल। तो ये रहा गोलीय दर्पण का डेफिनेशन, और गोलीय दर्पण से संबंधित उसके जो अन्य अलग अलग भाग होते हैं उसके डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, और इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं उन सब टॉपिक्स में इन डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, और ये समझ में आएंगे तो आगे वाला टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।